मैं मनोज सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव सन 2022 संपन्न हो गया। उसके परिणाम भी आ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पद की और गोपनीयता की शपथ भी ले ली। उन्होंने 25 मार्च को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के अन्य साथियों ने भी संविधान की शपथ ली और साथ ही साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की भी उनकी अपनी दृढ़ता होनी चाहिए। पद प्राप्त करना ही मात्र एक उद्देश्य नहीं हो सकता, नहीं होना भी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए, क्योंकि पद सेवा का माध्यम है। उसके माध्यम से समाज में सेवा के कार्य को संपादित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्य के आर्थिक मजबूती के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि राज्य अधिक से अधिक आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए। तो ये सारी चीजें संपन्न हो गई। एक बार पुनः यूपी में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ सहयोगी दलों ने व्यापक जनसमर्थन के साथ सत्ता में वापसी की है। यह विगत 32 सालों का इतिहास का अपना पुनरावर्तन था। यह घटनाक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था कि जब सरकार ने दोबारा सत्ता में अपने को स्थापित किया और साथ ही साथ वही मुख्यमंत्री विगत सरकार का भी संचालन कर रहे थे, वही मुख्यमंत्री इस बार भी सरकार का संचालन करेंगे। तो यह घटना अपने आप में एक व्यापक ऐतिहासिक पक्ष को भी अपने आप में समाहित किए हुए थी। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी जश्न या त्योहार से कम नहीं था। फिलहाल जिसे वह मनाने में कोई कोर-कसर भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ऐसे में सन 2022 का परिणाम क्या सन 2024 की दिशा को तय करेंगे? तो इसकी छाप कहीं ना कहीं हमें योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में भी दिखती है। जो मंत्रिमंडल है वह सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल है। भारत बहुजाति धार्मिक राष्ट्र है। ऐसे में सभी की अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं। तो मंत्रिमंडल में लगभग संभव उसको प्रतिबिंबित करने उन आकांक्षाओं का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यह मंत्रिमंडल सर्वसमावेशी है। उसे क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए, जाति दृष्टिकोण से भी देखा जाए या धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो उसमें सर्वसमावेशिता का एक आभास होता है। तो ये कहीं न कहीं सन 2024 के उस महासंग्राम की पूर्व पीठिका है, जिसका आगाज भारतीय जनता पार्टी ने
अभी से कर दिया है, उसकी रणभेरी बज चुकी है। वह हमेशा चुनावी और यौद्धिक माहौल में रहने वाली पार्टी है। युद्ध भूमि में किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहने वाला राजनीतिक दल है। यह कोई गलत बात भी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को इसके लिए तैयार रहना और परिपक्व रहना बेहद जरूरी होता है। तभी वह जनता की अपेक्षाओं पर या उनके लिए कार्य कर सकता है या उस पर खरा उतर सकता है। जब उसे अवसर मिलेंगे तो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो बीजेपी के रणनीतिकार, उसके नीति नियंता इस विषय और तथ्य को भली भांति जानते हैं और इसके व्यवहारीकरण की दिशा में भी वो या उसके पक्ष को लेकर भी बेहद सजग और सतर्क हैं। तो क्या अन्य राजनीतिक दल जो अभी फिलहाल विपक्ष में हैं, उनकी अपनी कार्य योजना है, उनकी अपनी पद्धति है, उनका अपना संगठनिक ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से वो बीजेपी को काउंटर कर सके, उसका सामना कर सके, उस चुनावी महासंग्राम में जिसकी रणभेरी बीजेपी ने पहले से ही फूंक दी है। अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो यह उन विपक्षी दलों के लिए शुभता का पर्याय है, शुभता का संकेत है। लेकिन अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है तो इन राजनीतिक दलों के लिए कदापि यह स्वस्थकर नहीं हो सकता। तो ऐसे में बीजेपी एक बार पुनः क्लीन स्वीप करेगी और 3.0 मोदी सरकार को पुनः सत्ता में आने का अवसर मिलेगा। इन राजनीतिक दलों को अपने अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अपने संगठनिक ढांचे में, अपने राजनीतिक लक्ष्यों में, अपने राजनीतिक चिंतन में, अपने राजनीतिक मनोदशा में, अपनी कार्य प्रणाली में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करने की आवश्यकता जरूर है, जिसकी वजह से इन्हें जनता बराबर सत्ता से बेदखल कर रही है। ये राजनीतिक दल अगर यह सोच रहे हों कि सूचना के क्रांति के दौर में उन्हें स्वाभाविक तौर पर सत्ता परिवर्तित होकर के उन्हें सत्ता चलाने का अवसर मिल जाएगा, तो ऐसी वो भूल कर रहे हैं। ऐसा कभी होता था, लेकिन आज जब संचार के साधन और प्रचार के माध्यम और उसके प्लेटफॉर्म का आयाम बढ़ गया है, तो ऐसा कदापि नहीं होने जा रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी कहावत उन्हें इस प्रकार से आसानी से सत्ता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह संचार क्रांति का दौर है। सभी नागरिक सरकार क्या कर रही है, उसका संगठन क्या कर रहा है, वह किस प्रकार की व्यवस्था देना चाहता है, उसकी अपनी क्या योजनाएं हैं, उसकी अपनी क्या कार्य पद्धति है, उसकी अपनी क्या प्रतिबद्धताएं हैं, आम जनजीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी गली की सड़कें कैसी हैं, हमारा जनजीवन में क्या कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हमारा सरकार वैसे एक मंच पर किस प्रकार से कार्य कर रही है,
इन सभी बातों के तहत, इन सभी सूचनाओं से लैस है और इन सभी सूचनाओं के आधार पर ही वह अपने वोटिंग पैटर्न को भी तय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां प्रचार की इतनी साधन हो, वहां गोपन करके सत्ता हासिल करने जैसा कॉन्सेप्ट या विचार संभव नहीं है। कुछ भी गोपन करके हासिल नहीं किया जा सकता। जो भी हासिल होगा इन राजनीतिक दलों को अपने पौरुष के बल पर ही हासिल होगा। वह पुरुषार्थ और पौरुष, वह अपनी क्षमता उन्हें दिखानी ही पड़ेगी। तो अगर ये राजनीतिक दल इस दिशा में कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो निस्संदेह वो बीजेपी के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े हो सकते हैं। उसके लिए एक चुनौती बन सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी चर्चा मैं विगत कुछ क्षण पहले कर रहा था, तो कदापि वो चुनौती दूर दूर तक नहीं दे पा रहे हैं। इस भ्रम में रहने की, इस भुलावे में रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं और उनका अधिकार भी नहीं बनता है। तो सन 2022 का यूपी का चुनावी परिणाम बहुत कुछ सन 2024 की दिशा को निर्धारित करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि संशयात विनश्यति, संशय विनाश का कारण होता है। ऐसे में यहां पर कोई संशय नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें होती हैं। तो ऐसे में एक व्यापक लोकसभा सीटें यूपी में मौजूद है और यह चिर परिचित कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश केंद्रीय राजनीति की दशा और दिशा कमोबेश एक या दो बार छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी गठित लोकसभा में करता रहा है। तो इस चुनौती को इन राजनीतिक दलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव कोशिश और प्रयास ही इस चुनौती से इन्हें बाहर निकाल सकती है। नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं जो इन राजनीतिक दलों को पुनः सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचा पाए, क्योंकि जनमानस 1980, 1970, 1950 के दशक वाला नहीं है, जहां पर सूचनाओं का अभाव है, जहां पर लोग स्वतंत्रता दिलाने की क्रेडिट के नाम पर आपको वोट करेंगे। अब इन सब से भारत कहीं आगे बढ़ चुका है। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीय जनमानस की सामूहिक इच्छा शक्ति और ताकत का परिणाम थी। चलिए, उसका राजनीतिक फायदा देश के कुछ राजनीतिक दलों ने उठाया, वो विषय अलग है, लेकिन अब उसका फायदा नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि आज का जनमानस सूचना क्रांति के माध्यम से सभी चीजों से अवगत है और उसकी सूचनाएं ही कहीं न कहीं उसे अपने वोटिंग पैटर्न को तय करने में भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।